नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। साथियों, हमने आधुनिक काल का रिवीजन किया था हिंदी साहित्य इतिहास का, और अब 2 या 3 वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास का जो तीसरा काल है रीतिकाल, जो बहुत महत्वपूर्ण काल है, उसके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मैं आपके सामने 2 या 3 वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। उम्मीद करती हूँ आने वाली परीक्षा में आपको इससे 2 या 3% ज़रूर मिलेंगे। तो आप रिवीजन के लिए इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और आप फीडबैक देते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत सभी साथियों का धन्यवाद। आज हम देखते हैं रीतिकाल, हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण काल रीतिकाल। इसका समय काल है, यानी समय सीमा है इसकी 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। रीति शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, यानी रीति शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या है। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, पथ, परंपरा, शैली इत्यादि, यानी ये एक अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ रीति का शब्द मार्ग भी होता है, पथ भी होता है, परंपरा भी होती है, कोई शैली विशेष भी हम रीति को कह सकते हैं। सामान्यतः संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो साहित्य हिंदी में रचा गया वह रीति काव्य कहलाता है। यानी ये रीति काव्य की परिभाषा हो गई कि संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो साहित्य हिंदी में रचा गया वह रीति काव्य कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र जो आधुनिक काल का जो भी विभाजन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विद्वान है। इनके अनुसार रीतिकाल क्या है, विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को ध्यान में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया वह रीति साहित्य कहलाता है। विशिष्ट रचना पद्धति और विशिष्ट नियमों को ध्यान में रखकर जो साहित्य रचा गया वह रीति साहित्य कहलाता है। सामान्यतः रीति काव्य एक विशिष्ट प्रकार की काव्य रचना शैली थी, जिसकी रचना कुछ नियमों व पद्धतियों को ध्यान में रखकर की गई थी। रीतिकाल का समस्त साहित्य श्रृंगारिकता व अलंकारिकता में डूबा हुआ था, यानी महिला का नक्श शिक्त वर्णन करना, या फिर अपने जो दरबारी राजा थे, उनके जो दरबारी कवि थे वो अपने राजाओं का गुणगान करना, इस प्रकार का ये काव्य था। रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, और यहाँ से प्रश्न साथियों अक्सर आता है कि रीतिकाल को किस विद्वान ने किस नाम से पुकारा है। इस साइड विद्वान दे रखे हैं, इस साइड नामकरण दे रखे हैं, कुछ के मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है साथियों, वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जो सबसे पहले गिरिएशन है, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था शुरुआती तो नहीं कह सकते हैं इसको, तीसरे थे, लेकिन फिर भी पहली बार इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था। तो गिरिएशन ने रीतिकाल को नाम दिया है द आर्स पोएटिका या फिर रीति काव्य। दूसरा है मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। साथियों, ये अक्सर पूछा जाता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था, तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था। फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, जो जाने माने विद्वान और आलोचक हैं, जिनका प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल या फिर उत्तर मध्यकाल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा था। आपको याद रखना है, तीनों ही विद्वान मिश्र बंधु अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था, तो शुक्ल जी ने दिया था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा था। फिर है भागीरथ मिश्र, रीति श्रृंगार काल, इन्होंने रीति भी दे दिया और श्रृंगार काल दोनों नाम दे दिए। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ साहित्य शास्त्रीय काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा था इसको, रामकुमार वर्मा ने भी कलाकाल, एडविन ग्रिव्ज जो एक अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने एल्बोराइज्ड पीरियड कहा था इसको, रामप्रसाद मिश्र ने शास्त्रीय काल कहा था। साथियों, जो ऊपर वाले 3-4 विद्वान हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखने हैं आवश्यक रूप से। उसके बाद है रीतिकाल के उदय के कारण, रीतिकाल का उदय किस प्रकार हुआ, रीतिकाल की शुरुआत किस प्रकार हुई। तो आचार्य शुक्ल की माने तो आश्रयदाताओं की रुचि थी, यानी जो राजा महाराजा थे उनकी रुचि थी इस प्रकार की रचनाओं में, उसके कारण रीतिकाल में ऐसी श्रृंगारप्रक रचनाएं लिखी गई। शुक्ल जी का मानना है आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृत साहित्य का प्रभाव व प्रेरणा, ये दोनों ही अपोजिट विद्वान हैं, दोनों ही हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अक्सर इनका प्रश्न पूछा जाता है। तो आचार्य शुक्ल तो आश्रयदाताओं की रुचि मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि संस्कृत साहित्य का प्रभाव था, वो उसकी प्रेरणा से रीतिकाव्य की शुरुआत हुई। वहीं डॉक्टर नगेंद्र हैं, जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा, यानी जीवन की जो बाह्य अभिव्यक्ति थी उससे निराशा हो गई थी, तो फिर कवियों ने इस प्रकार की रचनाएं लिखी श्रृंगारप्रक। आगे है
रीतिकाल में लोक मंगल की भावना का अभाव, चमत्कार, अतिशयता, अत्यधिक रसिकता व श्रृंगारिकता के प्रयोग के कारण 200 वर्षों के अल्प समय में यह रीतिकाल लुप्त हो गया। यानी अगर हिंदी साहित्य इतिहास के चारों कालों की बात करें तो सबसे छोटा काल जो है रीतिकाल रहा था। और इसमें एक तो लोक मंगल की भावना का अभाव था, यानी लोक मंगल की रचनाएं नहीं लिखी जा रही थी। उसके बाद चमत्कार था अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक रसिकता व श्रृंगारिकता का अत्यधिक प्रयोग था। साथियों, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता के प्रयोग के कारण 200 वर्षों के थोड़े समय में ही रीतिकाल लुप्त हो गया था। अब है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति। सबसे पहले है सर्वांग निरूपण प्रवृत्ति। इस पद्धति के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य प्रयोजन, काव्य रीति, नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस इत्यादि सभी साहित्यिक तत्वों का निरूपण किया जाता है। यानी जितने भी काव्य शास्त्र के जो टॉपिक है या काव्य शास्त्र की जो पद्धति कह सकते हैं, वो सारी की सारी सर्वांग निरूपण, सर्वांग का मतलब सभी निरूपण प्रवृत्ति, यानी सभी जो पद्धति थी, जो शैली थी, उनका सभी का इसमें प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं। साथियों, केशवदास की रचना अक्सर पूछी जाती है, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य, यानी इन सब का काव्य शास्त्र का प्रयोग करने वाले जो आचार्य हैं वो केशवदास माने जाते हैं। तो एक थी सर्वांग निरूपण प्रवृत्ति, दूसरी है विशिष्टांग निरूपण पद्धति। यानी इस पद्धति में कुछ विशिष्ट अंगों का, जैसे अलंकार है, छंद है, इस प्रकार के कुछ विशिष्ट अंगों को ही शामिल किया गया, जबकि इसमें काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य प्रयोजन, रीति, नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस सब कुछ प्रयोग हुआ सर्वांग निरूपण प्रवृत्ति में। और विशिष्टांग में कुछ विशिष्ट अंगों का ही प्रयोग हुआ। इस पद्धति में छंद, अलंकार एवं रस, इन तीन तत्वों का अथवा तीनों में से किसी एक तत्व का विवेचन किया। छंद, रस एवं अलंकार, तीन ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं काव्य शास्त्र के। तो इन तीनों का ही प्रयोग हुआ या फिर इनमें से किसी एक का प्रयोग हुआ विशिष्टांग निरूपण पद्धति में। फिर उसके बाद है रीतिकाल का प्रवर्तक, यानी प्रवर्तक कवि कौन है, रीतिकाल की शुरुआत किस कवि से मानी जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है एवं उनकी प्रमुख पुस्तक कवि कुल कल्पतरु से रीतिकाल की शुरुआत मानते हैं। तो शुक्ल को आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है, चिंतामणि को प्रवर्तक कवि मानते हैं और उनकी कवि कुल कल्पतरु जो रचना है उसको रीतिकाल की प्रथम रचना मानते हैं शुक्ल जी। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है केशवदास कालक्रम की दृष्टि से भक्तिकालीन कवि हैं। यानी अगर इनकी समय सीमा देखें हम तो ये भक्तिकाल में आते हैं, परंतु उनके काव्य में लक्षण ग्रंथों के अंग यथा अलंकार, छंद, रस, रीति इत्यादि तत्वों का विवेचन मिलता है। वैसे तो भक्तिकाल में आते हैं समय तो इनका, लेकिन फिर भी इनकी जो रचनाएं थी उसमें लक्षण ग्रंथों के जो लक्षण है वो नजर आने लग गए थे, जैसे अलंकार, छंद, रस, रीति इत्यादि तत्वों का उसमें विवेचन शुरू हो गया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में रीति कवियों को 3 भागों में विभाजित किया है। यानी जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि जो 3 भागों में बांटे हैं, वो किसने बांटे हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी बुक हिंदी साहित्य का अतीत में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि ये 3 प्रकार के कवि रीति काव्य में माने जाते हैं। तो हमारा ध्यान कई बार शुक्ल की ओर, नगेंद्र की ओर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ओर चला जाता है, लेकिन इन 3 प्रकारों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को रीतिकार, आचार्य कवि तथा रीति सिद्ध कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा है। इन्होंने 2 ही भागों में बांट दिया। जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिबद्ध कवि माने थे उनको उन्होंने रीतिकार कह दिया, और जो रीति सिद्ध माने थे उनको उन्होंने रीतिबद्ध कह दिया। ये थोड़ा सा इनमें परिवर्तन हो गया। अब है रीति परंपरा पर प्रभाव। जयदेव के चंद्रालोक व अपय दीक्षित के कौल्यानंद नामक ग्रंथों में अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। जो ग्रंथ थे उनका प्रभाव पड़ा रीति काव्य पर, रीति परंपरा पर। तो जयदेव के चंद्रालोक का और अपय दीक्षित के कौल्यानंद नामक ग्रंथों का प्रभाव पड़ा। सूरदास की साहित्य लहरी में नायिका नायक भेद का उल्लेख है, जिसमें नायक के 4 व नायिकाओं के 8 भेद बताए गए हैं। सूरदास जी जो हैं उनकी साहित्य लहरी रचना है, जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो सूरदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, लेकिन उनका साहित्य लहरी जो रचना है वो रीति ग्रंथ माना जाता है। तो उसमें नायक नायिका भेद का उल्लेख है, जिसमें नायक 4 प्रकार बताए गए हैं और नायिकाओं के 8 भेद माने गए हैं। तो ये भेद हम देखते हैं। नायकों के 4 भेद हैं, धीरोदात यानी सूरवीर नायक, धीरोदत्त यानी अभिमानी नायक, धीर ललित यानी कलाप्रिय, ललित से सीधा ये कलाप्रिय, और धीर प्रशांत यानी धैर्य धारण करने वाले 4 प्रकार के नायक माने गए हैं। और नायिका 8 प्रकार की मानी गई है। अभिसारिका छिपकर पति से मिलने वाली, खंडिता पति के प्रेम से वंचित, मुग्धा मोहित नायिका, विदग्धा वियोग की अग्नि में जलने वाली,
धीरा धैर्य धारण करने वाली नायिका, प्रोषित पति का जिसका पति प्रदेश में हो, आगत पति का जिसका पति प्रदेश से आया हुआ हो, वास्तव सज्जा श्रृंगार में डूबी रहने वाली नायिका। अक्सर यहाँ से कोई प्रश्न आता नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी लिखवाया हुआ है। ये जो प्रोषित पति का, आगत पति का, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द में कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे इनके कभी प्रकार अभी तक पूछे तो है नहीं, आगे पूछने तो पता नहीं साथियों। तुलसीदास के बरवे रामायण में छंद अलंकार और रस का विवेचन किया गया है। तुलसीदास जी भी भक्ति काल की कवि थे, लेकिन उनकी बरवे रामायण जो रचना है वो रीति ग्रंथ के उसमें लक्षण थे, तो उसमें भी छंद अलंकार और रस का विवेचन किया गया था। रहीम की बरवे नायिका भेद और नगर शोभा में नायिका भेद व रीति निरूपण किया गया है। नंददास की रस मंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। मोहनलाल मिश्र के श्रृंगार सागर में रस का विवेचन किया गया है। अब है साथियों हिंदी के रीतिकालीन आचार्य। रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणी। रीतिकालीन आचार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी जो रीतिकाल के कवि थे उनको अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक थे उद्भावक आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया हो वे उद्भावक आचार्य कहलाते हैं। अपना कोई मौलिक सिद्धांत ही प्रेषित करने वाले, अपना कोई मौलिक सिद्धांत ही जो नया लाने वाले, उसको उद्भावक आचार्य कहा जाता है। जैसे देव छल नामक संसारी भाव का प्रतिपादन किया था इन्होंने, यानी छल नामक जो संसारी भाव ये खुद लेकर आए थे, तो उनको उद्भावक आचार्य माना जाता है देव को। उसके बाद है व्याख्याता आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना, जैसे पीछे हमने नायक वेद देखे हैं, नायिका वेद देखे हैं, उसी प्रकार रीतिकाल के जो आचार्य थे, यानी आचार्य का मतलब जो कवि थे, उनकी 3 श्रेणियां अलग अलग बांटी गई है। तो उसमें उद्भावक आचार्य में तो सबसे पहले देव का नाम आता है, फिर है व्याख्याता आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया लेकिन पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की व्याख्या की, वे व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। तो उद्भावक तो अपना कोई नया जो सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले, मौलिक सिद्धांत देने वाले, और इसमें मौलिक सिद्धांत ना देकर जो चले आ रहे हैं उन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या करना, तो इसमें केशवदास और चिंतामणि आते हैं व्याख्याता आचार्यों में। उसके बाद है कवि शिक्षक आचार्य। इन आचार्यों ने सिद्धांतों का विश्लेषण नहीं किया, केवल सरस भाषा में काव्य रचना की, यानी इन्होंने कोई ना तो नया सिद्धांत दिया और ना ही पुराने सिद्धांतों की व्याख्या की। इन्होंने केवल अपनी जो सरस भाषा थी उसमें काव्य रचना ही की। उसके बाद है साथियों रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा, यानी लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा सबसे पहले रीतिकाल में ही पाई गई है। ब्रज भाषा की प्रधानता, रीतिकाल में लगभग कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की है, तो ब्रज भाषा की प्रधानता। कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति, यानी लोगों में क्या तो कवि या फिर आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी। अतिशय श्रृंगारिकता, नायिका भेद निरूपण, भक्ति व वैराग्य की समन्वित भावना, यानी कहीं ना कहीं भक्ति और वैराग्य भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। बाकी तो इसमें अलंकारिकता, श्रृंगारिकता, नायक नायिका भेद या फिर लक्षण ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए थे, तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई साथियों। कला पक्ष की प्रधानता, अलंकारों की अतिशयता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, भोग्यता एवं चमत्कार प्रदर्शन, नारी को विलास की वस्तु मानना और राष्ट्रीय चेतना का अभाव। रीतिकाल में पूर्णतः राष्ट्रीय चेतना का अभाव पाया जाता है। नारी को केवल भोग की वस्तु माना जाता है। भोग्यता एवं चमत्कार प्रदर्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, भोग्यता का मतलब बहुत कुछ जानने वाले, और चमत्कार का मतलब चमत्कारिक लेखन करने का प्रदर्शन, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे कवि आचार्य, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर रहे थे, और अलंकारों की और कला पक्ष की प्रधानता थी। तो ये थे साथियों हमारे जो रीतिकाल का समय, रीतिकाल के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल में नायक नायिका के भेद और जो आचार्य थे उनके भेद। अब आगे हम रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि अगले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। उम्मीद करती हूँ आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो ज़रूर योगदान देंगे आपके रिवीजन में। आप उनको चलते फिरते उठते बैठते कभी सुन सकते हो आप, और अभी आपके पास समय बहुत सीमित है साथियों। इस समय का भरपूर आप फ़ायदा उठाइए, जी जान लगाकर कुछ दिन तैयारी कीजिए, नेक नियत के साथ अपने ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए साथियों। निश्चित रूप से इस बार आपको जीत मिलेगी, सकारात्मक आपको परिणाम मिलेगा। ऐसी मैं आप सभी साथियों के लिए दुआ करती हूँ साथियों। बस पीछे जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को दोहराना मत। कहाँ हमने पीछे के एग्ज़ाम में मार खाई थी, उस भूल को हमें सुधारना है साथियों। उन गलतियों से हमें इस बार बचना है, तभी हम जो है सफल हो पाएंगे। और आपकी की हुई मेहनत कहीं नहीं जाया जानी है साथियों। आपकी की हुई मेहनत आपके काम आएगी ज़रूर। तो सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।
बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।